जिले के जियनपुर कोतवाली के अतरकच्छा बरडीहा गांव में ताल सलोना के समीप झाड़ी में शुक्रवार शाम को 2 मासूम बच्चों की लाश मिलने से सनसनी मच गई। थोड़ी ही देर में भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जहर देकर या गला घोंटकर हत्या की संभावना जताई जा रही है। मौके पर फोरेंसिक टीम भी सबूत इकट्ठा करने में लगी थी। दोनों मासूमों की शिनाख्त बरडीहा निवासी सगे भाइयों के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों की मां गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में रसोइया है और आज सुबह स्कूल भी आई थी और दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई। वहीं मौके पर पहुंचे बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी पर ही शक किया। फिलहाल पत्नी लापता है और पुलिस पति को गोपनीय स्थान पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि अभी जांच चल रही है। बताया जाता है कि बरडीहा गांव निवासी 25 वर्षीय राजेश पुत्र बालकिशुन गांव में ही रहता है, जबकि उसकी पत्नी मनसा गांव के प्राथमिक विद्यालय में रसोइया है। उनके 2 पुत्र 7 वर्षीय पवन और 3 वर्षीय अमन थे। पवन इसी विद्यालय में कक्षा 2 व अमन आंगनबाड़ी में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे मनसा दोनों बच्चों को लेकर साथ चली गई। इसके बाद करीब 3 बजे दोनों बच्चों की लाश निर्जन स्थान पर तब मिली जब कुछ चरवाहे पशुओं को चराने पहुंचे थे। इसके बाद हड़कंप मच गया। राजेश को जब शिनाख्त के लिए बुलाया गया तो उसके होश उड़ गए और दोनों मासूमों की लाश देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। बताया जा रहा है कि राजेश ने अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाया है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि जांच अभी प्रथम चरण में है और वह खुद बच्चे के पिता से पूछताछ में लगे हैं। ये जियनपुर थाना अंतर्गत जो है ग्राम दिगवनिया मझौ के पास एक सलोना ताल है। वहाँ से 2 बच्चों की बॉडी मिली है, जिसमें एक बच्चे का एज लगभग 3 से 5 साल के बीच का हो और दूसरे बच्चे का एज लगभग 6 से 8 साल के बीच में है। और इस संबंध में जो है पुलिस ने उनकी शिनाख्त भी की गई है। उनकी शिनाख्त हो चुकी है और उसके पिता भी थाने पे जो है पहुंच चुके हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे जो भी पाया जाता है उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या मामला उसमें निकल के आ रहा है? बच्चे बाहर थे या कैसे? अभी तक जो उसके पिता ने जानकारी दी है कि वो अपने कुछ विवाद में उसकी बच्चों की मां जो है इनको लेके चली गई थी। अभी पूरा हम पूरी रूप से पुष्टि कारक तथ्य सामने नहीं आए हैं। हम पूरी जांच कर रहे हैं। प्रकरण की जांच के बाद जो है आगे के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। शुक्रवार की भोर में जब लोग घरों में सो रहे थे, उसी वक्त शहर कोतवाली के हाफिजपुर चौराहे के समीप पेट्रोल पंप पर गोली चलने की आवाज हुई। पता चला कि पेट्रोल भराने आए 2 युवकों की आपस में कहासुनी हुई और इसी दरमियान एक ने दूसरे को गोली मार दी। घटनास्थल पर ही मौत, गोली मारने वाला मौके से फरार। मृत युवक की पहचान जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर गांव निवासी 18 वर्षीय कमलेश यादव के रूप में हुई। शहर कोतवाली पुलिस के अनुसार कमलेश यादव अपने दोस्त सुनील उर्फ कुंटू के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। शुक्रवार की भोर करीब 4 बजे दोनों युवक हाफिजपुर चौराहे के समीप पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोल भरवाया। इसी के बाद बाइक कौन चलाएगा की बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि सुनील ने असलहा निकाला और कमलेश को लक्ष्य कर फायर कर दिया। एसपी सिटी मोहम्मद शकील अहमद खान ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो कमलेश को जिला अस्पताल ले भी गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी मौके से फरार हो गया था, लिहाजा पुलिस जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर घटना की असल वजह का पता लगा लेगी। आज सुबह लगभग 4 बजे हाफिजपुर पेट्रोल पंप के पास 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए, जो वहाँ के सेल्समैन थे पेट्रोल पंप के। वो कमरे में सोए हुए थे।
दरवाज़ा खटखटा के उनको जगाया। वो निकल के आए। जो लड़के थे उन्होंने 100 रुपये का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलाया। उसके बाद वो जाने लगे। एक लड़का मोटरसाइकिल पे बैठा रहा। दूसरा लड़का जो नीचे था उसने मोटरसाइकिल की चाबी स्वयं को देने और स्वयं के द्वारा मोटरसाइकिल कराने की बात की। इस पर दोनों में आपस में बातचीत हुई, कहासुनी हुई। जो लड़का मोटरसाइकिल बैठा था मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाने लगा। इस पर जो नीचे लड़का खड़ा था उसने उस पर फायर कर दिया। वो वहीं गिर गया। उसको अस्पताल लेके गए तो वहाँ उसको मृत घोषित किया गया। जिसके द्वारा गोली चलाई गई वो घटनास्थल से ही पैदल फरार हो गया। बाद में अब जानकारी करने पर मृतक का नाम कमलेश यादव सन ऑफ सुरेश यादव थाना जीयनपुर का रहने वाला है के रूप में शनाख्त हुई है। उसके साथ कौन सा लड़का था इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। पुलिस हमारी इसकी तफ्तीश में लगी हुई है। इस घटना की सूचना मिलने पर शहर कोतवाली में पहुंचे कमलेश के पिता सुरेश यादव का कहना था कि बेटा सीधे स्वभाव का था, उसके साथी ने ही गोली मारी है। कि वो थोड़ा दिमाग से हल्का था, जो ही चाहता था वो बैठा के लेके चल जाता था। उसके अंदर कोई सीधा साधा एकदम था। और जो लड़का मारा पता चला है कि वो ऐनपुर का है, सुनील कुंतु उर्फ सुनील, वही मारा है। शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी सुभाष एलवाई की अध्यक्षता में सिधारी स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इस वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत जनपद को दिए गए गेहूं खरीद के लक्ष्य 94,400 मीट्रिक टन को 100% पूरा करने के लिए कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपद में कुल 47 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिसमें विपणन शाखा के 16, पीसीएफ के 25, यूपी एग्रो के 4 तथा भारतीय खाद्य निगम के 2 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने समस्त केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि सभी क्रय केंद्र प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। केंद्र प्रभारी अपने केंद्र पर किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, छाया, बैनर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, प्रकाश, छन्ना, पंखा तथा पर्याप्त मात्रा में बोरे की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि जिस भी यंत्र की खराबी हो तत्काल मंडी सचिव को अवगत कराएं। यदि 2 दिन के अंदर व्यवस्था मंडी सचिव नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मुझे भी सूचित करें। शहर कोतवाली से थोड़ी ही दूर पर स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी में शुक्रवार को पुलिस व प्रशासन की एक कार्रवाई पर कुछ लोग हंगामा करने लगे। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासन के अफसरों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। घटनाक्रम के बाबत एसडीएम सदर ने मीडिया को बताया कि काशीराम आवासीय कॉलोनी में शिकायत मिल रही थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाकर घर में ही अजान करवाते हैं और नमाज पढ़वाते हैं। इस पर पुलिस लाउडस्पीकर हटवाकर आरोपी को कोतवाली ले आई। हालांकि उसे बाद में छोड़ दिया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि समाज में शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाला कोई काम न किया जाए। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। हमको कोतवाल साहब ने बताया है कि कोई अपने घर की छत पर माइक लगा के अजान पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो चूंकि अवैध रूप से कर रहे थे, अनावश्यक है, इसलिए उसको हटवा दिया कोतवाल साहब ने। इसी को लेकर के थोड़ा लोग आक्रोशित हुए थे, तो इनको समझाया गया, मान गए लोग, कोई बात नहीं।
सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का फरमान तो योगी सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन आजमगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों को दवा तक मुहैया नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि दवा स्टोर में दवा नहीं है, डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं, मरीज उसे खरीदने को मजबूर हैं। इसमें कमीशनबाजी का खेल भी जोर शोर से चल रहा है। जरा आप भी सुनिए आजमगढ़ के इस सरकारी अस्पताल में भर्ती जेहरा और मंजू शुक्ला बता रही हैं कि दवा बाहर से ही लेनी पड़ रही है। डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया था, उसका भी 8,000 रुपया ले लिया। मालूम नहीं खत्म हुई कि नहीं हुई। हम लोग को 2-2 इंजेक्शन सुबह शाम मिल जा रहा है और ज़्यादातर दवाएं बाहर ही से हैं, बाहर से हैं। 1300 का इंजेक्शन आया था ज़्यादा सारा, जो अब 1-2 बचा है, 2-4 बचा है, और 500 की 2 दिन की दवा फिर ख़त्म हुई, फिर 500 की 2 दिन की दवा आई। वो पाउडर है एक मिला वो डब्बा का, दूध से 250 का डब्बे का दाम लिखा है, बाहर ही से है, दूध में घोल के पीने का 2-2 ढक्कन सुबह शाम। कुछ नहीं भीतर से डॉक्टर साहब पुर्जा लिख दिए हैं, बोले जाओ जाकर बाहर से दवा ले लो। सब बाहर से रही, कुछ दवा ना मिला। कितने की दवा बाहर से खरीद चुकी? पुर्जा है साहब 1400 का। हाँ, और साहब एक ठो में राट पड़ा है, वही का 8,000 रुपया लिए हैं। हाँ, और बेड का 50 रुपया। हाँ, बाहर से सारी चीज़ लिख दिए पुर्जा, और अंदर का पुर्जा ही नहीं दिए कि अंदर से दवा ले लेना है, बाहर का पुर्जा लिख कर दिए। आखिर जिला अस्पताल में यह हाल क्यों है? दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, डॉक्टर ऑपरेशन का पैसा ले रहे हैं। यह सवाल पूछा गया यहाँ के SIC डॉक्टर GL केशरवानी से। और बातों को तो वे टाल गए, लेकिन कहा कि बजट और पैसा नहीं है, इसी कारण दवाएं नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है, इसी कारण यह सब हो रहा है, ऐसे में हम करें तो क्या करें, किसी तरह काम चला रहे हैं। दवा के लिए भी हम लोग महीने भर से, जो मार्च के शुरू में भी हम लोग डायरेक्टर जनरल से खुद बात किए थे, DG साहब से, और फाइनेंस कंट्रोलर से बात किए थे। वहाँ पे हम लोग लिखित रूप में ले गए थे कि पिछले वर्षों का बकाया है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। कंपनियां दवा देने से इनकार कर रही हैं, और कुछ कंपनियां कहती हैं कि आप हमको, हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, 18% ब्याज के साथ आपको उनको देना रहेगा। हम लोग पूरा प्रयास किए हैं, जो थोड़ा बहुत बजट आ पाया था उसमें जिन लोगों को दे पाए हैं उनको दे पाए हैं। बाकी न तो बजट आया है नया में, न तो हम उनको क्षतिपूर्ति कर जो उनको दे पाए हैं। तो जो हमारे पास किसी तरीके से रिक्वेस्ट बेसिस पे कुछ दवाएं आ गई हैं, अभी फ्रूट्स आ गया है, कुछ दवाएं आई, उससे ही हम अस्पताल का काम चला रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की हो रही दुर्दशा और शोषण को देखकर यही लगता है कि इस अस्पताल के पूरे सिस्टम को एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। अब देखना है कि यह ऑपरेशन करता कौन है। पूर्व सैनिकों की यह मासिक बैठक शुक्रवार को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में संपन्न हुई। पूर्वांचल पूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले आयोजित की गई इस बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की अनियमितताओं पर चर्चा की। साथ ही सेवारत सेना के तीनों विंगों को अब तक 7वें वेतन का लाभ न दिए जाने पर गहरा असंतोष जाहिर किया। बैठक के दौरान शहीद सैनिकों की विधवाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए पत्रावलियां तैयार की गई। पूर्व सैनिकों कल्याण संबंधी बातें पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इनकी जो पेंशन अभी 1 रैंक 1 पेंशन की लागू है, उसमें भी थोड़ा सा अनियमितता है, सरकार विचार कर रही है और उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। जो हमारे अभी सर्विंग पर्सन हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनको भी अभी 7वें वेतन का लाभ अभी नहीं मिला है। तीनों सेना की, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उस पर भी सरकार विचार कर रही है। सेना भी उस पर सोच रही है कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारे जो सैनिकों के कल्याण हेतु उनकी तनख्वाह और पेंशन संबंधी बातों पर विचार जल्द से जल्द करे और उसका कुछ न कुछ नतीजा जल्दी से जल्दी निकाले। और आज पूर्व सैनिकों का आपस में जो विधवाएं हैं, उनके भी कुछ समस्या थी, उसके बारे में भी विचार किया। उनकी कुछ समस्या हैं, उसको सुनी गई और संबंधित कार्यालय को कार्रवाई के लिए उसको पत्र लिखा गया।
नगर पालिका प्रशासन द्वारा नरौली पुल के पास कूड़ा कचरा गिराए जाने से एक तरफ जहां शहर का वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जीवनदायिनी नदी तमसा का भी अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। वायु और जल दोनों पर मंडरा रहे खतरे को भांपते हुए जनपद की युवा शक्ति ने युवा मंच के तत्वाधान में आंदोलन का शंखनाद किया। रोजाना कड़ी धूप में दुर्गंध के बीच कूड़े पर बैठकर ये युवक व्यवस्था में सुधार के लिए धरना दे रहे हैं। धरने के 5 दिन हो चुके हैं लेकिन प्रशासन अभी तक इनसे मिलने नहीं पहुंचा। बहरहाल प्रशासन पहुंचे या न, इन युवाओं को जन समर्थन तेजी से मिल रहा है। शुक्रवार को महिला मंडल भी युवा मंच के समर्थन में खड़ी हो गई। युवाओं को अपना समर्थन प्रदान करते हुए उनकी मांग को उन्होंने जनपद के हित में बताया। महिला मंडल की प्रबंधिका पूनम सिंह ने कहा कि युवा अपनी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे, सबके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका साथ समुचित जनता को देना चाहिए। युवा मंच को अपना समर्थन प्रदान करने के उपरांत महिला मंडल ने नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के ईओ को ज्ञापन सौंपा। कूड़ा फेंकवाने की व्यवस्था नगर से दूर किए जाने की उनसे मांग की। साथ ही महाराणा प्रताप जयंती 9 मई से पूर्व रैदोपुर क्षेत्र स्थित चौराहों तिराहों की मरम्मत की भी मांग की। आज हम लोग युवा मंच के बच्चों के लिए समर्थन देने आए हैं। ये लोग जो है कचरे के विषय में जो है तमसा नदी को सुरक्षित स्वच्छ अभियान के तहत ये लोग 5 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। कल हमने सुना कि इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। ये सुन के हम लोगों ने सोचा कि इनका समर्थन जो है करना बहुत ज़रूरी है। हम आम जनता से भी ये चाहते हैं कि सारी जनता आके इनका समर्थन करे, क्योंकि ये इनकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये सारी जनता के लिए, सबके लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने कड़ी धूप में ये लोग 5 दिन से धरने पे बैठे हैं और हम सबको आके इनका समर्थन करना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना व मनरेगा की संयुक्त कार्य योजना व कार्य संचालन हेतु गठन की जा रही समिति में हो रहे विलंब से चिंतित ग्राम रोजगार सेवकों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। ग्राम रोजगार सेवक फाउंडेशन के बैनर तले लामबंद हुए ग्राम रोजगार सेवकों का कहना था कि ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के संचालन में बरती जा रही लापरवाही से ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है।